ऑल राइट, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 मानव में जनन, यह उसका पार्ट 9 है। इससे पहले के सभी पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर सकते हैं। इससे पहले हम पढ़ रहे थे मानव में लैंगिक जनन के चरण, और हमने जाना था कि लैंगिक जनन के कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, जिसमें निषेचन से पहले की घटनाएं, और इसमें आता है युग्मक जनन। युग्मक जनन अर्थात शुक्राणु और अंडाणु का बनना, इसमें शुक्राणु स्पर्म और ओवा का निर्माण होता है। और इसके बाद मैथुन क्रिया होती है, क्लियर। और इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं निषेचन। तो इतने पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, निषेचन तक पढ़ाया जा चुका है। अगर फर्टिलाइजेशन आपने नहीं सही से समझा है तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी, क्योंकि फर्टिलाइजर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फर्टिलाइजेशन में आपने ये जाना था कि जब भी मैथुन क्रिया होती है तो स्पर्म वीर्य में रहते हैं। स्पर्म लगभग 30 से 40 करोड़ जो स्पर्म होते हैं वो वेजाइनल ट्रैक अर्थात वेजाइनल मार्ग में सिक्रीट होते हैं, और इसके बाद यहाँ से मूवमेंट करते हैं। और इन सभी घटनाओं को हम लोग अच्छे से इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, अर्थात पार्ट नंबर 8 में आप इसको पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। और ये यहाँ पर जाते हैं। साथ साथ में होता क्या है कि जो अंडाशय होती है वो सेकेंडरी oocyte को रिलीज करती है। हमेशा एक बात जरूर याद रखिए दिमाग में कि जो स्पर्म मिलता है जिससे, वो ओवा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ टाइम जिससे मिलता है वो सेकेंडरी oocyte होती है, क्योंकि उसका जो मेटाफेज सेकेंड है, अर्थात जो परिपक्वन का सेकेंड परिपक्वन स्टेज था वो अभी बचा हुआ था जब तक स्पर्म नहीं मिलता। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अंडाशय किसको रिलीज करती है, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करती है, जो कि है द्वितीयक अंड कोशिका। और ये कहाँ पर, इस भाग को कहते हैं फिम्बरी, और इस भाग को कहा जाता है एम्पुला। क्या कहते हैं, एम्पुला। और जहां पर इन दोनों का निषेचन होता है उसी से, वहीं से पार्ट स्टार्ट होता है स्थमस। स्थमस तो जो मादा का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु जिस स्थान पर मिलते हैं उसको एम्पुलरी स्थमस जंक्शन बोला जाता है। कई बार नीट के प्रिपरेशन में क्वेश्चन पूछा गया है 1 नंबर में, तो ये आप जरूर जान लीजिए कि उस पॉइंट को क्या कहते हैं, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन, अर्थात वहीं से स्थमस स्टार्ट हो जाता है। एम्पुला थोड़ा क्या होता है, वाइड होता है, जबकि स्थमस थोड़ा नैरो होता है। अगर क्या कहते हैं एम्पुलरी स्थमस जंक्शन ऑप्शन में नहीं है तो आप एम्पुला लगा सकते हैं, लेकिन स्थमस में कभी भी जो निषेचन क्रिया है वो नहीं होती है। चूंकि निषेचन क्रिया हम पहले पढ़ा चुके हैं इसलिए उस पर ज्यादा चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। तो हम बात करते हैं कि सेकेंडरी oocyte के चारों ओर बहुत सारे शुक्राणु आकर के क्या हो जाते हैं, चिपकने की कोशिश करते हैं, जिसमें रेस होती है। और जो सबसे पहला जो शुक्राणु होता है और जा करके चिपक जाता है पेलुसिडा से, तो शुक्राणु के जो सबसे टिप पर टोपिनोमा भाग होता है जिसमें एक्रोसोम पाया जाता है, वो क्या करता है, एंजाइम को सिक्रीट करता है। एंजाइम का क्या नाम हमने बताया था, हाइलोरोनिडेज। हाइलोरोनिडेज एंजाइम का सिक्रीट करता है, जिसके बाद वो आगे जाकर पेनिट्रेट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में। और जैसे ही वो सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन को टच करता है तुरंत वो मेम्ब्रेन रासायनिक अपक्रिया करती है, जिससे वो मेम्ब्रेन एकदम टाइट हो जाती है, दूसरे शुक्राणु उसको भेद कर पार नहीं कर पाते हैं, और उसमें भी मेटाफेज सेकेंड स्टार्ट हो जाती है। एनाफेज टीलोफेज के बाद वो क्या बन जाता है, वोम का निर्माण कर लेता है। तो ये वोम और क्या कहते हैं, स्पर्म का जो शुक्राणु है, स्पर्म के जो शुक्राणु का जो केंद्रक है उसके साथ साथ में सेंट्रियोल भी प्रवेश करता है, क्योंकि नेक और मध्य भाग भी तो उसमें प्रवेश कर रहा था। तो ये आगे जाकर के डिवीजन करते हैं, और फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस आपस में कहाँ पर फ्यूजन करने जा रहे हैं, एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पर फ्यूजन करते हैं। और इसके बाद ये क्या करते हैं, जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये किसका निर्माण कर लेते हैं, जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। और जाइगोट जो होता है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट करता है। तो यही क्रियाएं आज हम लोग को पढ़ना है, निषेचन के बाद की करना है, क्योंकि निषेचन तो आपको समझा दिया हमने कि स्पर्म यहाँ से मूव करते हुए जाते हैं। लगभग 30 से 40 करोड़ स्पर्म में से सिर्फ 1% स्पर्म ही जीवित होते हैं, वो भी यहाँ मूवमेंट करते 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 कोई एक स्पर्म जाकर के अंड कोशिका को फ्यूज करता है। तो आप सोचिए कितने लकी हम लोग होंगे कि उस स्पर्म से बने हैं जो उन 40 करोड़ में
सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्म था और जा करके द्वितीय कंड कोशिका से मिल पाया। तो इतनी बात आपको ज़रूर समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आए हैं तो फर्टिलाइजेशन और इससे पहले के सभी वीडियोज को आप क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में जा करके लाइन वाइज बारी बारी से देखें, जिससे सिस्टम से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। हम अब बात करने वाले हैं निषेचन के बाद क्या होता है। तो निषेचन के पश्चात युग्मनज में तीव्रता से समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। ये बन चुका है युग्मनज। क्लियर। युग्मनज में ये नर केंद्रक हो गया, वे मादा केंद्रक हो गया और वहीं पर सेंट्रियोल भी उपस्थित होता है, इसलिए विभाजन जल्दी से होने लगता है। और ये क्या करते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16। जो 8 से 16 की स्टेज होती है उसे कहा जाता है मारूला स्टेज। क्या कहते हैं मारूला स्टेज या तूतक कहते हैं। तो ये भी हम लोग समझने वाले हैं। तो हमने कहा निषेचन के पश्चात युग्मनज में तीव्रता से समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है तथा इसी समय यह अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर अग्रसर होने लगता है, अर्थात अंडवाहिनी से ऊपर की ओर मूव करने लगता है ताकि वो आकर गर्भाशय से चिपक सके, गर्भाशय से रोपित हो सके। तो इतनी बात आपको समझ आ चुकी। तो इसके लिए कितने चरण होते हैं, निम्न चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है विदलन या क्लीवेज कहते हैं। दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ मारूला और मारूला के फॉर्मेशन के बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। जो आगे सी हम लोग पढ़ेंगे वो होगा फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद क्या हो जाता है, जैसे ही ब्लास्टुला का निर्माण होगा इम्प्लांटेशन होता है और यहाँ पर इम्प्लांटेड हो जाता है ये, यानी रोपित हो जाता है। जो ब्लास्टुला होता है वही गर्भाशय की दीवार से क्या करता है रोपित हो जाता है और इसके बाद प्रोसेस होती है गैस्ट्रुलेशन और गैस्ट्रुला से बनता है एम्ब्रियो। तो इतनी पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर ए है विदलन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लीवेज। निषेचन के लगभग 24 घंटे के बाद, निषेचन कहाँ हुआ है टेम्पलरी इस्थमस जंक्शन पर हुआ है और इसके बाद अब ये ऊपर की ओर खिसकना स्टार्ट करेगा, अर्थात गर्भाशय की ओर जाना स्टार्ट कर देगा और लगभग 24 घंटे पश्चात युग्मनज में तीव्र समसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है। क्लियर हो गई बात। इसे विदलन कहते हैं। जो तीव्र समसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है 1 से 2, 2 से 4, ये इसको कहते हैं समसूत्री। तो इस क्या हो जाता है प्रारंभ हो जाता है, इसी को कहा जाता है विदलन। और प्रथम विभाजन के पश्चात 2 कोरक खंडों का निर्माण होता है। आप यहाँ देख सकते हैं पहला विभाजन हुआ युग्मनज का। क्लियर। पहला युग्मनज का जब विभाजन हुआ तो इससे 2 कोरक खंडों का निर्माण हो चुका है। अभी भी इसके चारों ओर जोना पेलुसिटा पाई जा रही है। इन सब के चारों ओर जोना पेलुसिटा है, अंदर केंद्रक का डिवीजन हो रहा है। अब यहीं से ये विलुप्त होना स्टार्ट हो जाएगी जब मारूला स्टेज में पहुंच जाएगी और इसके बाद ब्लास्टुला स्टेज में ये डिसअपीयर होने लगती है। क्लियर। तो ये बात हो गई। पुनः 2 से 4 व 4 से 8 तथा 8 से 16 कोशिका अवस्थाओं का निर्माण होता है। और यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और इसके बाद 8 से 16 कोशिकाओं का जो चरण होता है उसे कहा जाता है मारूला। तो अगले हमारी हेडिंग हो जाएगी तूतक का निर्माण अर्थात फॉर्मेशन ऑफ मारूला। यह 16 कोरक खंडों का गोल एवं ठोस संरचना होती है। यह निषेचन के लगभग 4 से 6 दिन बाद गर्भाशय में पहुंचता है, अर्थात यहाँ से इसको आने में कितने दिन लग गए 4 से 6 दिन लग गए, 4 से 6 दिन लग गए। जबकि इसमें डिवीजन होने में कितने घंटे लगे थे 24 घंटे, अर्थात 1 दिन का समय लग जाता है। ऐसे ही जो यहाँ पर रोपण होता है ये लग जाता है 7 से 8 दिन लग जाता है। कितना दिन लग जाता है 7 से 8 दिन लग जाता है। क्लियर। तो लगभग 4 से 6 दिन बाद गर्भाशय में पहुंचता है। इसमें 2 प्रकार के कोशिकीय स्तर पाए जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के कोशिकीय स्तर पाए जाते हैं। मारूला जब बनता है तो इसमें 2 प्रकार के कोशिकीय स्तर पाए जाएंगे। बाह्य कोशिकीय स्तर जो अपरा का निर्माण करेगा और तथा भीतरी कोशिकीय पिंड जो भ्रूण बीज का निर्माण करता है और इसी से भ्रूण के विभिन्न अंग का निर्माण होने लगता है। आप देख सकते हैं क्या कहते हैं मारूला आगे चल के किसका निर्माण कर लेता है
ब्लास्टुला का। किसका निर्माण करता है? ब्लास्टुला का। तो ब्लास्टुला की संरचना यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि ब्लास्टुला क्या होता है। तो अब इतना पोर्शन आपको समझ आ चुका होगा कि निषेचन के पश्चात क्या क्या होता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज में तीव्र जो है वो समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। और इसके बाद वो अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर मूव करता है, और इसके बाद विभाजन में सबसे पहले विदलन अर्थात क्लीवेज होता है, जिसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, ऐसे 16 से 32, 32 से 64 ऐसे ही स्टेज होती रहती है। और जब मॉरूला पहुंच जाता है लगभग कब से 4 से 6 दिन में ये गर्भाशय में पहुंच जाता है, और फिर इसके बाद मॉरूला में ही 2 सेल स्तरों का निर्माण हो जाता है। बाह्य कोशिकीय स्तर जो कि किसका निर्माण करता है? अपरा बनाने में भाग करता है। अपरा बनाएगा ये, ठीक है। ये किसका निर्माण करेगा? अपरा अर्थात प्लेसेंटा का निर्माण करेगा, जिससे ही एम्ब्रियो को भोजन मिलेगा। और अंदर का जो ये पार्ट है, ये भीतरी कोशिकीय पिंड अर्थात इनर सेल मास जो है वो प्लेसेंटा जो भीतरी है ये निर्माण करेगा एम्ब्रियो का। ये एम्ब्रियो ब्लास्ट का निर्माण करेगा, और ये निर्माण करेगा प्लेसेंटा का। क्लियर? ये निर्माण करेगा प्लेसेंटा का। तो हम अपना अगला हेडिंग डालते हैं, वो क्या होगा हमारा? सी और डी। तो इसको बोर्ड को क्लिक कर देते हैं, फिर पढ़ते हैं। ओके, तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि तूतक का निर्माण कैसे होता है, अर्थात मॉरूला कैसे बना था। अब मॉरूला के आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि गर्भाशय में पहुंचकर जो भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं वो गर्भाशयी गुहा में स्रावित ग्लाइकोजन युक्त पोषक तरल पदार्थों को अवशोषित करने लगती है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक डिवीजन हुआ, जो सेकेंडरी ओसाइट थी, और इसके बाद उससे स्पर्म मिला, और इसके बाद युग्मनज बना। और आप देख रहे होंगे कि मॉरूला की जो 8 कोशिका स्टेज है, यहाँ तक ये किसमें है? फैलोपियन ट्यूब अर्थात अंडवाहिनी में ही है। तो ये तो स्वयं से डिवीजन कर रही है, चूंकि इसके पास सेंट्रियोल है और माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जब ये यहाँ पहुँच जाता है, ध्यान से समझिएगा, जब ये यहाँ पहुँच जाता है अर्थात मॉरूला स्टेज में हो जाता है, तो ये क्या करता है कि जो गर्भाशय की गुहा से स्रावित ग्लाइकोजन युक्त पोषक तरल पदार्थों को अवशोषित करने लगता है। ये कौन अवशोषित करने लगता है? मॉरूला अवशोषित करने लगता है। और इसके बाद जब अवशोषित करने लगेगा, ध्यान से समझिए, जब अवशोषित करने लगेगा तो इसके बीच में एक गुहा का निर्माण हो जाएगा। ये खाली स्थान बच जाएगा। ये है गुहा बन जा रही है ना। तो इसी को कहेंगे कोरक गुहा। क्या कहेंगे? कोरक गुहा अर्थात ब्लास्टोसील, ठीक है, ब्लास्टोसील कहा जाएगा। समझने की बात है। तो ये बात समझ आ गई आपको। तो ग्लाइकोजन युक्त पोषक तरल पदार्थों का अवशोषण करने लगती है। तूतक है ना, जो तूतक था वही तो यहाँ पर पहुंचा है। और तूतक के बाह्य कोशिकीय स्तर तथा भीतरी कोशिकीय पिंड के मध्य इस पोषक द्रव्य से भरी हुई गुहा बन जाती है। क्लियर बात? यहाँ पर एक बीच में क्या बन जाती है? गुहा का निर्माण हो जाता है, जिसे कोरक गुहा या ब्लास्टोसील कहा जाता है। क्लियर? अब इस अवस्था को ब्लास्टुला या कोरक पुटी, ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, या इसको कोरक भी कहा जाता है। तो इसे 3-4 नामों से जाना जाता है। आप ब्लास्टुला नाम से जाने, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्लास्टुला के स्ट्रक्चर इससे पहले भी हम समझा चुके हैं कि युग्मनज डिवीजन करेगा 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, 16 के बाद इसमें क्या हो जाता है? कुछ डिवीजन होता है। और डिवीजन के साथ साथ चूंकि ये पोषक पदार्थ ग्लाइकोजन युक्त तो पोषक तरल पदार्थ जो है अंदर स्टोर हो जाता है गुहा में, तो ऊपर एक पूरा आवरण बन जाता है, एक अस्तर बन जाता है, और बीच में एक पिंड बन जाता है इस तरह। या ध्यान से देखिए, ये पिंड बन गया। इसको भीतरी कोशिकीय पिंड या इनर सेल मास कहते हैं, जो कि आगे भ्रूण बीज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भ्रूण बीज का निर्माण करता है। और ये भ्रूण बीज ही आगे चल करके एम्ब्रियो के सभी अंग को बनाएगा। एम्ब्रियो के सभी अंगों को बनाएगा। अभी जब हम लोग गैस्ट्रुला पढ़ेंगे, गैस्ट्रुलेशन, तो उसमें हम लोग जानेंगे जो तीनों लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, उनसे विभिन्न अंगों का कौन कौन सा निर्माण होता है। एक्टोडर्म से कौन कौन से बनेंगे, मीजोडर्म से कौन कौन से बनेंगे, और इंडोडर्म से कौन कौन से बनेंगे, वो भी कंप्लीट आपको हम बता देंगे। तो यहाँ समझने की बात है कि जो ये भीतरी कोशिकीय पिंड है वो बना लेगी
एम्ब्रियो ब्लास्ट, जिसे कहा जाता है भ्रूण बीज, और ये भ्रूण बीज आगे चल के एम्ब्रियो के सभी अंगों का निर्माण करेगा। और जो बाहरी परत है जिसको बोलते हैं पोषकोरक या ट्रोफोब्लास्ट, वो क्या बना लेती है, प्लेसेंटा का निर्माण कर लेती है। क्यों करती है प्लेसेंटा का निर्माण, ये भी बताते हैं। क्योंकि यहाँ तक तो इसके पास है ना पोषक पदार्थ थे, एनर्जी थे, इसके बाद ये क्या करता है, कुछ पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है। अवशोषण के बाद एक गुहा का निर्माण कर लेता है और स्टेज को ही कहा जाता है ब्लास्टुला। अब इसके बाद ब्लास्टुला को और भी ज़्यादा डिवीजन की ज़रूरत होती, और भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए एनर्जी लेने के लिए क्या करता है, ये जो इसकी गर्भाशय की अंदर वाली भित्ति है उससे जाकर के इनर वॉल से क्या हो जाता है, चिपक जाती है। और इसके बाद लाइटिन नाम का एंजाइम सिक्रीट करती है। किसका, लाइटिन नाम का एंजाइम ये सिक्रीट करती है, जिससे क्या हो जाता है, यहाँ पर जो उपस्थित कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, नष्ट होने लगती है और इनको ये खाने लगता है। ये जो भ्रूण है अर्थात जो ब्लास्टुला है वो इसकी कोशिकाओं को खाने लगता है, और खाने के साथ साथ उंगली नुमा संरचनाओं का निर्माण करके ही इसमें क्या हो जाता है, फिट होने लगता है, यानी इसमें एकदम से चिपक जाता है और उसी से भोज्य पदार्थ को लेने लगता है। उसी इनर वॉल से भोज्य पदार्थों को लेने लगता है और धीरे 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 बहुत फास्ट डिवीजन करेगा ये, और ऐसे ही तीनों लेयर का निर्माण हो जाएगा, जो कि गैस्ट्रुलेशन में आपको पढ़ाएंगे। तो अब हम फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के बाद अगली हेडिंग हमारी होगी भ्रूण का रोपण। क्योंकि ब्लास्टुला ही रोपित होता है, वो भी कब रोपित होता है, फर्टिलाइजेशन के 7 से 8 दिन बाद जो ब्लास्टुला होता है उसका रोपण हो जाता है। क्योंकि अब उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो भोज्य पदार्थों को लेने के लिए गर्भाशय की अंदर भित्ति पे, अंतःभित्ति पे क्या करता है, चिपक जाता है। इसी क्रिया को कहा जाता है रोपण। तो ब्लास्टुला बनने के पश्चात भ्रूण के ऊपर स्थित जोना पेलुसिडा जो है, ये जोना पेलुसिडा यहाँ भी देख सकते हैं, वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और ब्लास्टुला का पोषकोरक जो ये है, पोषकोरक यानी ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, ट्रोफोब्लास्ट स्तर की कोशिकाएं गर्भाशय की भित्ति के सीधे संपर्क में आ जाती हैं। अभी हमने यही बात आपको समझाई कि जो ये बाहर वाली है पोषकोरक अर्थात ट्रोफोब्लास्ट, उसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, सीधे संपर्क में आ जाती हैं गर्भाशय की अंदर वाली दीवार से, सीधे संपर्क में आ जाती हैं और लाइटिक नामक एंजाइम का स्रावण करती हैं। इस प्रकार भ्रूण गर्भाशय की अंतःभित्ति से क्या हो जाता है, चिपक जाता है और उसकी अंतःभित्ति की कोशिकाओं को नष्ट करके उनसे जुड़ जाता है। और इस क्रिया को ही हम लोग रोपण कहते हैं। यह क्रिया निषेचन के लगभग 7 से 8 दिन बाद होती। तो इतनी बातें आपको समझ आ चुकी। आज आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि निषेचन के बाद क्या होता है। सबसे पहले हमने बताया कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, एम्ब्रियोलरी इस्थमस जंक्शन पर होती है, जहाँ पर कोई एक ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, वो भी सेकेंडरी ओसाइट होती है पहले स्टेज में। लेकिन जब वो प्रवेश कर जाता है, चूंकि वहाँ डिवीजन हो चुका होता है, परिपक्वन जो सेकेंड डिवीजन था वो हो चुका होता है, तो ओवम का प्रोन्यूक्लियस, ये नर ओवम का प्रोन्यूक्लियस और स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूजन करके क्या कहते हैं, यूग्मनज का निर्माण कर लेंगे और ये जल्दी से डिवीजन करना चालू करेगा, यानी 24 घंटे बाद डिवीजन करना स्टार्ट करेगा और 2 कोरक खंडों का निर्माण करेगा, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 कोरक खंडों वाले को क्या कहते हैं, तूतक या मारुला बोला जाता है। और ये मारुला क्या करता है, गर्भाशय से ग्लाइकोजन युक्त है ना पोषक पदार्थों का क्या करता है, अवशोषण करता है, जिससे इसके भीतर एक गुहा का निर्माण हो जाता है, जिसे कहते हैं ब्लास्टोसील। और इस स्टेज को कहा जाता है ब्लास्टुला। इस स्टेज को क्या कहा जाता है, ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला को क्या चाहिए, बहुत मात्रा में एनर्जी चाहिए, और इस एनर्जी को लेने के लिए वो क्या करता है, आकर के गर्भाशय की जो अंतःभित्ति है अर्थात जो इनर सेल है, इनर सेल वाल है, उसी से आकर के क्या हो जाती है, ये जुड़ जाएगी, इनर मेम्ब्रेन से जाकर के जुड़ जाती है। और इसकी जो ये कोशिकाएं होती हैं, ये वाली सबसे बाहरी परत है जिसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, उसकी कोशिकाएं आकर के यहाँ पर जुड़ेंगी। आप समझ सकिएगा, ये वाली कोशिकाएं आकर यहाँ पर जुड़ती हैं और लाइटिक एंजाइम का स्रावण करती हैं, जिससे ये कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करता है और इसमें चिपकता हुआ चला जाता है और इसके बाद यहीं से इसमें भोजन लेने लगेगा। तो इसके आगे हम लोग गैस्ट्रुलेशन और गैस्ट्रुला से
भ्रूण का निर्माण पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर प्लेसेंटा क्या होती है, अर्थात अपरा क्या होती है और अपरा का क्या क्या वर्क होता है, और साथ साथ में प्रसव क्या होता है और दुग्ध श्रावण कैसे होता है। तो अगला जो लास्ट पार्ट होगा, अर्थात 10 पार्ट्स में ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ये 9 पार्ट था और इसके बाद 10वां पार्ट आ जाएगा और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसकी नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे और हम लोग अगले चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अभी अगर देख रहे हैं आप और लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें और अपने सभी सहयोगी अर्थात सहपाठियों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, चाहे वो स्कूल का ग्रुप हो या कोचिंग क्लासेस का ग्रुप है। चूँकि इस समय कोई स्कूल पहुंच नहीं पा रहा है तो ऐसे में सभी बच्चों तक वीडियोज पहुंचनी चाहिए जिससे अच्छे से अच्छे जानकारी मिल सके। वीडियोज के साथ नोट्स भी आप शेयर करें, जो मैं लिंक आपको देता हूं उसको भी आप शेयर कर दिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के पास नोट्स और वीडियोज पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।